मिट्टी चढ़ाना, बीडीसाइड खरपतवार को हटाना, जो भी सारी चीजें करते हैं। तो कुछ दिनों बाद, 15-20 दिन बाद, किसान ए के खेत में फल जो हैं अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, एंड किसान बी के में कुछ भी नहीं दिखता है। तो किसान ए को किसान बी के ऊपर एक एज मिलता है और वो बोलता है, देखो मेरे खेत में तो बीज का अंकुरण शुरू हो गया, तुम्हारे यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। किसान बी कुछ बोल भी नहीं सकता है क्योंकि उसके पास कुछ इस प्रश्न का उत्तर होता नहीं है, लेकिन वो अपना जो डेली का वर्क है, मतलब कि ये पानी देना, खाद देना, मतलब खेत को ठीक करना, वो सब पे लगा रहता है। अब किसान ये भी करते रहता है अपने फसल को लेके, और ये क्या करता है कि 6 महीने बाद अपनी पहली फसल को काट लेता है, और किसान बी जो है अभी भी पानी ही डाल रहा होता है। तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता है किसान बी का किसान ए के द्वारा। फिर भी वो अपने कार्य में निरंतर आगे बढ़ते रहता है, क्योंकि उसे किसान बी को अपने स्टडी, अपने कैलकुलेशन पे यकीन होता है, जो उसने काफी मेहनत से सीखा हुआ रहता है, या जो एक प्रूफ डेटा होता है। और किसान ए अब सेकंड फसल की तैयारी कर रहा होता है, और ये भी क्या कहते हैं, नेक्स्ट सीजन का फसल लगा तो उसमें भी अंकुरित होता है। बड़ा मजाक उड़ाता है किसान बी का ऐसे ही, परंतु फिर भी आगे चलते रहता है। 1 साल बीत जाते हैं। किसान ए ने तो अपने क्या कहते हैं, साफ साफ बात यह है कि 2 सीजन ले लिए हैं। मान लेते हैं समझने के लिए 50,000 पर सीजन के हिसाब से उसने कमा भी लिए हैं। और किसान बी तो अभी भी पानी ही दे रहा है, बहुत मजाक उड़ाता है। किसान बी का ए अब 3rd सीजन आ जाता है, वो फिर से क्या कहते हैं, अपने अगले नेक्स्ट फसल की तैयारी करता है। बी अभी भी खाद पानी देते रहता है। ऐसे करके 2 साल बीत जाते हैं, और अब किसान ए बोले तब तुम छोड़ दो किसान बी को, अब ये सब चीज छोड़ो, अब तुम हमारे के पास हो, तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। बी को अपने कैलकुलेशन पे यकीन होता है, बोला नहीं। फिर क्या होता है, ऐसे ही चलते रहता है। 2 साल के बाद यहाँ पास थोड़ा सा अंकुरित होता है, मतलब जर्मिनेट होता है। और जो किसान बी है वो ये को देखता है कि नहीं, मैं गलत नहीं था, ये अंकुरित हुआ। लेकिन फिर भी किसान ए बहुत मजाक उड़ा रहा था उसका, बोला अरे यार तुम क्या कर रहे हो, फालतू का यही सब चीज है, देखो मैंने 3-3 4-4 फसल लिया, तुम ऐसे ही। अब किसान बी कुछ नहीं बोलता है कि मेरा जो कार्य होगा, मेरा जो वर्क होगा, वही सारे प्रश्नों के उत्तर दे देगा। तो फिर भी किसान ये मजाक उड़ा के चला जाता है। अगले दिन देखता है किसान ए कि ये क्या कहते हैं, जितना अंकुरित होता है उससे 2 गुना अंकुरित हो जाता है, मतलब और ज्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब एक ही दिन में बहुत तेज ग्रोथ होता है ये। अब किसान ये बोलता है यार ये तो अजीब टाइप का हो रहा है। तीसरे दिन देखता है कि और अंकुरित हुआ है, बहुत तेजी से विकास हो रहा है इसका, बहुत ही तेजी से। अब थोड़ा सा किसान ए को कुछ डाउट होना शुरू होता है, या फिर वो एक आश्चर्य के रूप से इसको देखना शुरू करता है, समझना शुरू करता है। तो अब केवल 30 दिन के अंदर, 30 डेज में, ये 30 डेज का जो समय होता है, इसमें ये कई फीट, ये जो चूंकि ये तो बैम्बू था ना, ये कई फीट का हो जाता है। और आप स्टोरी पढ़ेंगे कि कुछ ही महीने के अंदर में सीधे 90 फीट तक जाता है, 90 फीट तक जाता है। और चाइनीज बैम्बू अच्छा खासा मोटा भी होता है, और चाइना में कंस्ट्रक्शन जो है वो बूम पे होता है, मतलब सब जगह कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में वो देश नंबर 1 पे है। तो अब ये देखता है कि किसान ए देखता है कि इतना तेजी से ग्रोथ हो रहा है, ये क्या कहते हैं, बैम्बू का जो पौधा है कि लिटरली आप भी उसे अगर दिन भर देखें तो आपको बढ़ते हुए दिख जाएगा। यू कैन लिटरली सी फ्रॉम द नेकेड आई। इट्स अ स्टोरी वेरी मच फेमस इन द चाइना। और 30 से 60 दिन में, 90 दिन में वो इतना
बड़ी मात्रा में पूरा जंगल तरह से फैल जाता है कि ए की तुलना में बी को जो रिटर्न आता है वो 10 से 15 गुना ज्यादा होता है, 10x to 20x ज्यादा होता है। और किसान तो अपना नेक्स्ट फसल की तैयारी कर रहा होता है। इस फसलों में किसी में प्रॉब्लम भी हो सकता है उसका, क्योंकि कोई फसल खत्म हो गई, पानी आ गया, ओला आ गया, लेकिन बी के फसल को पानी ओला भी रोक नहीं पाता है। अब ए कौतूहल रूप में बी से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। बोला यार मैंने कैलकुलेशन देखा था, समझा था, ये 2 से 3 साल में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था कि जब ये 90 फीट का होगा तो इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी कि ये कोलैप्स ना हो जाए। लेकिन इतनी जड़ें मजबूत हो गई थी इसकी कि ये अब इतनी तेजी से ग्रोथ करता है कि इस ग्रोथ को पार पा पाना नॉर्मल तरीके से तो संभव ही नहीं है। तो इसीलिए आज ये 10x एंड 20x का रिटर्न दे रहा है। और आप एक फसल, 2 फसल, 3 फसल, 4 फसल में फंसे रहेंगे, उसमें कुछ फसल आपके बर्बाद भी हो गए, आपने इस विजन को समझा नहीं। तो जो पेशेंस है, दिस इज, जो धैर्य है, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द लीडरशिप क्वालिटी, एंड यू ऑल मस्ट हैव टू एक्सेप्ट दीज पर्टिकुलर क्राइटेरिया। मैं आपको 4-5 बातें झूठ मूठ की सुना दूं और उसके आधार पे बोलो नहीं नहीं आप मैदान में उतर जाओ, ये हो जाएगा। एक बात बताएं कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में हैं या मतलब कि आ गए हैं या कई सालों से हैं, वो आज तक कितनी कंपनियों को किए हैं? बहुत सारी कंपनियों को किए होंगे उन लोग। हर कंपनी में भी उसी तरह की मोटिवेशनल बातें रहती हैं, लेकिन वो मोटिवेशन आधार रहित होती है, बेसलेस, ज्यादातर जिनका फाउंडेशन उतना मजबूत नहीं होता है। अब उनको लगता है कि इस कंपनी के साथ या इस प्रोजेक्ट के साथ हम बिलियनियर हो जाएंगे, मिलेनियर हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता में ऐसी हो नहीं पाती है। और बेसलेस की हुई बातें को ही मैं फेक मोटिवेशन कहता हूं। असली मोटिवेशन कहां से आता है? जब आपका डिसिप्लिन, आपका उस प्रोजेक्ट के प्रति समझ, कैलकुलेशन, अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है और आप उसको समझने के अनुरूप काम करते हैं, तो आपका किया गया हर कृत्य, हर कार्य स्वयं में ही मोटिवेशन हो जाता है। आज अगर हमारे पूर्व राष्ट्रपति एंड वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जीवित रहते तो आप यूट्यूब में जाके वीडियो देखिए उनका। उन्होंने एक छोटा सा है शॉर्ट वीडियो और द लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर उन्होंने एक बात कहा है, अ लीडर मस्ट हैव टू एक्सेप्ट द फेलियर ऑल्सो। कहने का तात्पर्य, उन्होंने एक और स्टोरी मैं छोटा सा बताता हूँ सर की, एपीजे अब्दुल कलाम सर की, कि जब वो काम कर रहे थे क्या कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में, जब भारत अपना पहला प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा था और साइकिल पे जब रॉकेट को ले जाया गया था, इट इज अ वेरी फेमस पिक्चर ऑफ द इसरो, वी ऑल कैन सी फ्रॉम द इंटरनेट, कि एक ऐसी संस्था जो साइकिल के कैरियर पे पीछे पे रॉकेट को ले गया था, और आज विश्व की ऐसी संस्था है जो रीयूजेबल रॉकेट बनाने की भी टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ चुकी है। तो एक प्रोजेक्ट फेल होता है और प्रोजेक्ट को लीड कर रहे होते हैं द फेमस फिजिसिस्ट इज डॉक्टर विक्रम साराभाई, इसरो के चेयरमैन भी होते हैं। और क्या कहते हैं कुछ कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम आता है और उस प्रॉब्लम से वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, और वो कंट्रोल सिस्टम को लीड करने में एक टीम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भी होती है, और पूरी मीडिया आती है कि आपने देश का इतना सारा टैक्स पेयर का पैसा नष्ट कर दिया, आप लोगों का रिसर्च सही नहीं था, मतलब, और आपने रॉकेट को लॉन्च कर दिया और ये फेल हो गए। तो विक्रम साराभाई जी को तो पता था कि ये फेलियर उनके टीम के द्वारा हुई, लेकिन वो सामने आते हैं, बोलते हैं इट इज माई फेलियर, आई एक्सेप्ट दिस इज माई फेलियर एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट and I will rectify the problem, and in the very upcoming project it definitely we will be succeeded.
अब अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग कर रहा हूँ और गलती से मैं बिना जानकारी के कुछ गलत बातें बता दूं आपको, ये अलग बात है कि मैं बोल दूं मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मैं कुछ गलत बातें बता दूं आपको और उस बात को आप सही मान लें ये सोच के कि नहीं शशि सर कुछ बोल रहे होंगे तो सही ही बोल रहे होंगे, हम ही अभी उतना रिसर्च नहीं किया है, और मैं अपने स्वार्थ के लिए या किसी के लालच के द्वारा कुछ बातें मैं गलत बोल दूं और उससे आप भी वो बातें को एज इट इज समझ के किसी को गलत बोल दें और उससे कुछ फेलियर हो जाए और बाद में मैं ये दोषारोपण आपके ऊपर या बाकी लीडर्स जो हैं वो आपके ऊपर कर दें, तो दिस इज नॉट अ लीडरशिप क्वालिटी। यहाँ पास एक व्यक्ति ने कमेंट सेशन में देखा कि द लीडर मस्ट हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स व्हाट एवर ही और सी हैज डन। अगर गलतियां भी हुई हैं तो उसे स्वीकार करने का गट्स भी होना चाहिए। सो वी मस्ट हैव टू एक्सेप्ट द फेलियर। और हमें हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि हम स्वार्थ के लिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए, बाकी चीजों के लिए गलत इंफॉर्मेशन न दें। इससे दो चीजें होंगी, एक तो ये आपको झूठ के बदले झूठ नहीं बोलना पड़ेगा एक झूठ को छुपाने के लिए, दूसरी ये कि अगर आपको जानकारी नहीं है या मुझे जानकारी नहीं है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलें, मैं पता करके बताऊंगा, मुझे जानकारी नहीं। भ्रमित ना करें, क्योंकि दिस इज द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जहां पर आपका हमारा सभी लोग का मेहनत का पैसा लगा है। हर व्यक्ति कमाना चाहता है, सही तरीके से कमाना चाहता है, उसके ऊपर वो टैक्स देता है, तो गलत जानकारी नहीं देना है। अब जब आप इस तरह की सही जानकारी देते हैं और सही कृत करते हैं, वही आपका मोटिवेशन हो जाता है। अगर किताबें या फिर टेप रिकॉर्डर से मोटिवेशन सुन सुन के काम भी हो जाते, तो टेप रिकॉर्डर या मोबाइल क्या कहते हैं मंगल पे पहुंच जाता, या वो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है, क्योंकि उससे तो सारे मोटिवेशन के शब्द निकल रहे हैं, रस टपक रहा है एकदम, जैसे कि सारे के सारे विजडम उसी से निकल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है सर। आप एक मोटिवेशन इलन मस्क को या फिर मुकेश अंबानी को या वॉरेन बफेट को बताएं, वो आपसे क्या पूछेंगे, व्हाट यू एक्चुअली हैव अचीव्ड इन योर लाइफ। तो आपने क्या अचीव किया, आप ये बताएंगे क्या कि मैंने इतने लाख बना दिए हैं, ये बना दिए। वो वास्तव में आप ये समझिए कि वो आपका अचीवमेंट है कि उस प्रोजेक्ट का अचीवमेंट है। क्योंकि अगर फेक मोटिवेशन पे ओरिजिन भी चल रही होती तो उसको 10 से 15 साल, इस बैम्बू को 2 से 3 साल अपना फाउंडेशन बनाने में लगा है, ओरिजिन 15 साल 10 साल 12 साल में वो जो फाउंडेशन बना रही थी, रातों की नींद को उड़ा उड़ा के प्रतिदिन जो कोड कर रही थी, मैथमेटिकल फॉर्मूला डेवलप कर रही थी, उसको तो ये जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि मार्केट में तो ऐसे ऐसे चीज आते हैं कि बस थोड़ा सा चीज बताएं और उसके बाद बस प्रमोटर्स एंड लीडर्स को बुलाया जाए, खाना पीना खिलाया जाए, बोला जाए कि वी विल प्रोवाइड यू दिस पावर लेग दिस बिजनेस टू यू एंड यू विल गेट दिस पर्टिकुलर अमाउंट, और उसके बाद आप बस मार्केट में अंधाधुंध तरीके से कुछ भी फैला दो। फिर क्या होगा, तुम्हारा पैसा निकल गया भाई, बाकी लोग का बाकी लोग समझे, और बाकी जनता एकदम मूर्ख है, वो जनता मासूम है, वो सोचते हुए हमारा किस्मत नहीं है, कुछ हम भी पैसा लगाए, लेकिन वो छोटा छोटा पैसा जाके उस प्रोजेक्ट के पास या उस लीडर्स के पास इतने बड़े पैसे हो जाते हैं, उसको तो यही लगता है कि अरे हमको क्या मतलब है बाकी लोगों से। पता नहीं ऐसे इस तरह का पैसा लेके वो रात में सो भी कैसे पाते, या उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो अलग बात है। लेकिन चाणक्य एक बात कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति को एक बार मूर्ख बना सकते हो, 2 बार मूर्ख बना सकते हो, बार बार उस व्यक्ति को मूर्ख नहीं बना सकते आप। और अगर वो व्यक्ति बार बार मूर्ख बन रहा है तो एक समय के बाद वो व्यक्ति अनुभव से इतना सीख जाएगा कि अब वो मूर्ख नहीं बनेगा। मैं आप सभी से यही विनती कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट को समझें, प्रोजेक्ट को समझें, इसके पीछे एक ही मैकेनिज्म को समझें और उसके बाद आप कार्य करें।
आपको आपके द्वारा किया गया कार्य ही प्रेरित करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहली बात, अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर देखा जाए तो ओरिजिन LGNS जो हमारे पास जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में जब से ये प्रोजेक्ट आया, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट आया, जिस मैकेनिज्म से ये प्रोजेक्ट आया, या इस मैकेनिज्म में ये जो प्रोजेक्ट है, आप ये देखते हैं कि 1 मिनट 2 सेकंड का वेट बस करेंगे। Is it my voice clear again? Hello? Yes sir. Yes sir. Okay. ओरिजिन LGNS को अगर हम समझें तो जब ये प्रोजेक्ट आया, जब इसने अपना रोड मैप जारी किया, मतलब जब पब्लिक हुआ, इसके रोड मैप को, कॉन्सेप्ट को लोगों ने समझा, तो शुरुआत में कोई भी प्रोजेक्ट चूंकि नया होता है, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में हजारों लाखों प्रोजेक्ट्स हैं, तो हजारों लाखों प्रोजेक्ट्स में इसे अपनी जगह बनाना है। द प्रोजेक्ट हैज अ गुड इंटेंशन, द प्रोजेक्ट हैज अ गुड टेक्निकल स्किल्स, बट अल्टीमेटली बेसिकली ये मार्केट में अपना नाम भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए शुरुआत में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये होती है कि आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, कि मार्केट का जो एक नियम है कि आप पोस्टर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब का उपयोग करें, या आप डायरेक्ट का उपयोग करें, डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में उतरें आप। अब ये डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में जब आप उतरते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि लोगों का इंटरेस्ट होता है, पीपल टू पीपल या पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन इंटरेस्ट छुपा होता है इसमें, क्योंकि कुछ रेफर उनको प्राप्त होंगे। तो साफ साफ बात ये है कि इन चीजों में जो पैसा लगता, वो पैसे बचाए जा सकते हैं, ये स्मार्ट इंजीनियरिंग है। और उस पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पास दिया जा सकता है। अब माउथ पब्लिसिटी से या डायरेक्ट सेलिंग से कोई जो चीज है वो काफी तेजी से फेमस हो सकती है, और फेमस होती है। अगर वो चीज फेमस हो रही है, तो पहले तो ये देखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ओरिजिन LGNS, क्योंकि ज्यादातर लोग जो इस इंडस्ट्री के रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के, उन्होंने तो हमेशा यही देखा है कि यहाँ पास प्रोजेक्ट आते हैं, कुछ समय का फंड का रोटेशन होता है, उसके बाद वो चले जाते हैं और खत्म हो जाता है प्रोजेक्ट। तो ये कोई नया तो होगा नहीं। भले इसकी टेक्निकलिटी, इसके व्हाइट पेपर को बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली लोग, ज्यादातर लोग, और आई कैन से द मोर देन 90% और टिल द 90% पैसा ही कमाना चाहते हैं। और इस इंडस्ट्री के लोग की आकांक्षाएं बहुत ज्यादा होती है, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अगर बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा हो, तो ये आपके और मेरे जैसे जो आम लोग हैं, आम जनता है, जब जान सकते हैं कि ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं क्रिप्टो में जिसमें कम समय में ज्यादा पैसे आ सकते हैं, तो जो बिलियनियर्स है, मल्टी मिलियनियर्स हैं, मल्टी बिलियनियर्स हैं, जो टॉप 100 के लोग हैं, उनके पास कितने इंटेलेक्चुअल लोग हुआ करते होंगे, कितने बौद्धिक स्तर के लोग होते हैं जो बताते होंगे कि ऐसे ऐसे पैसा बन पाता है। तो आप ये सोचिए, तो वो लोग इतना आसानी से पैसे क्यों नहीं लगाते हैं? क्या उनके पास बुद्धिजीवियों की कमी होती है? नहीं, उनको समझ आता है कि कौन से प्रोजेक्ट स्कैम हो सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट स्कैम नहीं हो सकते हैं, वाकई में पोटेंशियल है कि नहीं है। तो लेकिन मार्केट के लोग क्या बोलते हैं कि आप रातों रात ये बन जाएंगे, आप 3 महीना में ये इतना बना लेंगे, 2 महीना में इतना बना लेंगे, इतना लाख, ये लाख, फलाना लाख, बिना आगे पीछे का सोचे हुए कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा फेक मोटिवेशन भी डाल दिया जाता है, मैनिपुलेशन भी डाल दिया जाता
इतना आसानी से सर अगर पैसे बन जाते तो हर दिन देश में एक मुकेश अंबानी पैदा होते। कैसा होता है? ऐसे आपको लग सकता है कि इंटरनेट पे जो वीडियोस हैं या जो इंफॉर्मेशन है, ये डेटा बाकी लोग के पास नहीं जाते होंगे? बिल्कुल जाते हैं। सच्चाई कुछ अलग है, लेकिन हम सच्चाई को जनरली स्वीकार नहीं करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। ओरिजिन एलजीनेस भी ये चीज जानती है। ओरिजिन ने एक बहुत ही गजब का मैकेनिज्म डेवलप किया। क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक तो लाखों कॉइन्स हैं, इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया जिसको डेवलप करने में इनको 10 से 12 साल लगा, जो कि सटीक पे दिखता है। मैंने कई बार दिखाया। उससे पहले तो कई लीडर्स यही बात बोलते थे कि ये प्रोजेक्ट 12 साल चलेगा तो 13 साल चलेगा। कुछ नहीं पढ़ते हैं वो, बाद में दूसरों की बातों को सुनते हैं और फिर उसके हिसाब से अपने मीटिंग्स में बताते हैं। वहां पास छोटा सा अंग्रेजी एक लिखा हुआ था, द प्रोजेक्ट एज इज 12 ईयर। इसका मतलब क्या? आप भविष्य कैसे बता सकते हैं कि 12 साल चलेगा प्रोजेक्ट? कल को नॉर्थ कोरिया क्या कहते हैं, एक अटैक कर दे, या मान लेते हैं क्या कहते हैं रशिया या किसी का वार हो जाए, तो हम कल का भविष्य नहीं जानते, एक सेकंड बाद का भविष्य नहीं जानते, तो आगे का कैसे जानेंगे? प्रोजेक्ट को डेवलप होने में 12 साल लगे, ये है। लेकिन पता नहीं ये जानकारी कितने समय से दी जा रही थी। 0.2 से नीचे नहीं जाएगा, ओरिजिन ने कभी नहीं कहा है, लेकिन लोग कहे पड़े हैं, कुछ सच कुछ झूठ बोल के लोगों को फंसा भी दे रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर सही जानकारी नहीं है तो पहले जानकारी एकत्रित कर लें और जानकारी एकत्रित करने के आधार पे बोलें। तो ओरिजिन ये चीज जानती थी कि 10 से 12 लाख प्रोजेक्ट्स के बीच में अगर मुझे फेमस होना है तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग में तो आना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए 10 साल का रिसर्च ओरिजिन क्यों करती? साफ साफ बात है, डायरेक्ट सेलिंग वाली तो हजारों लाखों कंपनियां रही हैं, जो आई हैं और चली गई हैं। मतलब अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो प्रोडक्ट बेस की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं। हालांकि प्रोडक्ट बेस में भी ऐसा होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स को छोड़ के तो हजारों कंपनियां आती हैं और चली जाती हैं। तो अगर कुछ मिलियंस पैसे कमाने ही थे ओरिजिन को, तो ये 10 साल का मेहनत करते यार वो। मेरे को ये समझ नहीं आ पाता है। मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा हूँ 4 से 5 साल में, उसके बाद आगे की मास्टर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, पीएचडी करने जा रहा हूँ। मतलब मुझे तो यही दिख रहा है कि इतना पढ़ना पड़ रहा है, एक एक कोड को समझना पड़ रहा है, हालत खराब हो जा रहा है, रात की नींद उड़ जा रही, और कुछ समय के बाद मतलब कि मन भी हो जाता है, बहुत पढ़ लिया यार, बहुत अब थक गया मैं। और 10 साल से वो लोग मेहनत करें, 12 साल से मेहनत करें कि हमको एक डायरेक्ट सेलिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो समझ पाया हूँ उनके पीछे, वो जो मैं जो समझ पाया हूँ, उनको ये समझ आ रहा हो कि वी कैन चेंज the world, we can literally can change the financial ecosystem of the web3 world, but for that particular thing we must have to promote our project, and for that promotion we need direct selling formula. That's why, मतलब मैं इसको थोड़ा सा रूपांतरित करूं आप लोग को हिंदी में, कि उनको पता है कि Web3 इकोसिस्टम के द्वारा, जैसे कि एक रिवॉल्यूशन बिटकॉइन ने लाया, दूसरा रिवॉल्यूशन इथेरियम ने लाया, हम भी कुछ रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वी डोंट नो हु द एक्चुअल डेवलपर, एक्चुअल क्रिएटर्स ऑफ द ओरिजिन्स, और हाउ मेनी पीपल्स आर वर्किंग इनसाइड द ओरिजिन, वी डोंट नो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ओरिजिन, दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क। उसके बाद उनकी जो टेक्निकल टीम होगी या जो भी मार्केटिंग टीम होगी, नॉन टेक्निकल, उन्होंने समझा कि हम बना तो अच्छा दे रहे हैं यार, लेकिन लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। 7 अरब का पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, 7 अरब के पॉपुलेशन तक हम कैसे पहुंचे, जबकि अभी पूरी तरह से बिटकॉइन भी क्या कहते हैं 10 करोड़ लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। तो अगर 10 करोड़ भी लोग हैं तो वहां तक अगर मुझे पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए तो बिटकॉइन को तो 15 से 17 साल लग गए हैं, और ऐसे में तो काम बन नहीं पाएगा। तो कुछ मैकेनिज्म डेवलप करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आए। लेकिन उनको समझ आया कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको आना है तो आपको रिटर्न्स ज्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो लोग नहीं आएंगे।
साफ साफ बात ये आप अपने आप से स्वयं से पूछें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को है एंड यू नो समथिंग अबाउट द ओरिजिन, देन विल यू इन्वेस्ट योर 1 लाख रुपीज इनटू द ओरिजिन और इथेरियम और बिटकॉइन? पहली बार आप काफी सोचेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे कि ओरिजिन स्टेबल है क्या, और बिटकॉइन इथेरियम तो उसके कंपेयर में स्टेबल है ही, लेकिन ओरिजिन से 1 लाख से आपका साल में फॉर एग्जाम्पल 2 लाख बन रहा है, 2x का रिटर्न हो रहा है। बट इथेरियम एंड बिटकॉइन से पॉसिबल नहीं हो सकता है, 50% का रिटर्न है, 60% का रिटर्न है। तो आप पहली प्राथमिकता दे देंगे ओरिजिन को। 100 में से मान लेता हूँ ज्यादातर लोग ऐसे करेंगे, कुछ लोग फिर भी इथेरियम एंड बिटकॉइन को प्राथमिकता देंगे। तो ये बात तो ओरिजिन भी सोची होगी, इसी को कहते हैं द केस स्टडी एंड द सिमुलेटर, कि वो लोग सोच रहे होंगे कि विश्व कैसे सोचेगी उस समय। तो 2 गुना के लिए तो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतने रोटेशन के उटपटांग प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत बड़े बड़े वादा कर देते हैं। तो हमको कुछ इनोवेटिव, कुछ अफर्मेटिव, कुछ क्या कहते हैं एट्रैक्टिव डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में जितने प्रोजेक्ट आते हैं, वो सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट में रोटेशन बहुत होता है। और रोटेशन को देसी भाषा में समझाएं तो इसकी टोपी उसके सर। तो एक व्यक्ति का पैसा दूसरे नीचे व्यक्ति ई के कारण निकल पाता है। तो ऐसे कम्युनिटी अगर नहीं आएगी तब तो मामला गड़बड़ा जाएगा, तो ऐसे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इसी बात का तो रिसर्च चल रहा है 10 साल से कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या मैकेनिज्म किया जाए कि शुरुआत में हमको डायरेक्ट सेलिंग का फीचर भी ऐड करना है, ज्यादा रिटर्न भी देना है लोगों को, और हमको जनरेटिव पार्ट या हमारे पास फंड का मैनेजमेंट सिस्टम भी रखना है। तो इसी पे रिसर्च हुआ। तो उस रिसर्च से ही जो चीज बन के आई वो बन के आती है द ट्रेजरी, द लिक्विडिटी पूल, द ब्लॉकचेन ऑफ हमारे पास जैसे कि अनुबी का जो सिस्टम है। और व्हाइट पेपर में इन्होंने रोड मैप को डाल दिया कि ऐसे ऐसे हम ये सब चीजें करेंगे, जिसमें पहला जो पार्ट था ओरिजिन का वो एलजीएनएस था, द नेटिव टोकन, अनस्टेबल टोकन, जो इस तरह से रिटर्न देगी। अब इसमें उन्होंने ट्रेजरी का मैकेनिज्म लगाया, क्योंकि ट्रेजरी में फंड रिजर्व होती है। ट्रेजरी के ऊपर, लिक्विडिटी पूल के ऊपर मैं अलग से सेशन लूंगा, हर एक टॉपिक को अगर आप लोग का एंथुसिज्म रहेगा, आप लोग से मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों में भूख है सीखने की, समझने की, तो मैं भी अपने स्टडी को बढ़ाऊंगा और धीरे धीरे मैं उस हर एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियोस बनाना शुरू करूंगा। और मोटिवेशन तब आएगा, और क्योंकि बात मोटिवेशन की है, जब आप लोग रियली में इंटरेस्टेड होंगे सीखने के लिए। क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर मैं जानकारी रख रहा हूँ तो मुझे भी, बात तो एक ही है, भूखे पेट भजन न होए गोपाल, मुझे भी अपने घर परिवार सभी को देखना है, समझना है। तो जब मैं ये जानकारी रख रहा हूँ और मैं जान रहा हूँ कि मैं कैसे कैसे करके मतलब कि पैसे बना सकता हूँ, तो मैं अपने लिए फिर देखूंगा होगा। अगर आप सभी लोगों में वो भूख, वो जिज्ञासा नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर 2 घंटा 2.5 घंटे का समय किस लिए दूं? तो अगर ये चीजें आगे दिखेंगी कि नहीं इंटरेस्ट है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है इन्फिनिटी सॉल्यूशंस के प्रति, या यूट्यूब के प्रति, या जूम में मीटिंग का रस, मतलब क्वांटिटी, वाकई में सीखने समझने की क्षमता, तो मैं एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना और एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक सेशन लेना शुरू कर दूंगा। क्योंकि मैं ये विजन रख रहा हूँ कि इन्फिनिटी सॉल्यूशंस के द्वारा फाइनेंशियल जो मैकेनिज्म है वो इस तरह का डेवलप हो कि आप सही का चुनाव कर सकें, लॉन्ग विजन की ओर जा सकें, इन्वेस्टमेंट के प्रारूप को समझें, फंड के डाइवर्सिफिकेशन को समझें। अगर वो आप समझेंगे तो एक्चुअली में जो हमारे देश की समस्या है कि गरीबी को हमें खत्म करना है, उस चीज को भी हम खत्म कर पाएंगे विद दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, द ब्लॉकचेन और ये सारी जो चीजें हैं। तो अब ये आगे पता चलेगा कि आप लोग कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो एक बात यहाँ पास ये समझिए कि जो ट्रेजरी होती है, ट्रेजरी
लिक्विडिटी पूल, ट्रेजरी मैकेनिज्म, लिक्विडिटी पूल मैकेनिज्म, और एक आया जो इनका अल्टीमेट कॉन्सेप्ट आया, टरबाइन। ये जो 3 मैकेनिज्म डेवलप हुए, इन 3 मैकेनिज्म के थ्रू रिटर्न भी दिया जा सकता है। फंड को लॉक मैकेनिज्म के द्वारा भी रखा जा सकता है, और एक बैकअप मैकेनिज्म बनाया जाता है जिसके आधार पे क्या कहते हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है वो नेवर एंडिंग होता है फॉर्मूला के हिसाब से। और फॉर्मूला वो प्रैक्टिकल में कैसे बदला वो भी हम दिखाते हैं। थोड़ा सा मैं वापस से अब आईपैड से वापस से मैकबुक पे जाऊंगा, वहां पास दिखाऊंगा, फिर जरूरत पड़ेगा तो मैं वापस से आईपैड जाऊंगा। तो इतना ही बताने में 9 बजे, अभी तो मैं स्टार्ट करूंगा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ तक आप लोग जाते हैं। 1 मिनट, स्क्रीन दिखेगा तो बताइएगा। Is it my screen visible? Yes, sir. Okay. So here we can see the origin. ध्यान से समझेंगे। जैसे कि बैंक है, आरबीआई, द बैंकर्स बैंक। जब कभी भी आप 100 रुपए, 1000 रुपए, 1000 तो अभी नहीं चल रही, 500 रुपए मतलब का नोट देखते हैं, तो मैं धारक को इतना रुपए देने का वचन अदा करता हूँ। केवल उस वचन का ही वैल्यू है, नहीं तो वो तो कागज का टुकड़ा है। परंतु उस कागज के टुकड़े के पीछे बैकअप क्या है, वैल्यू क्या है। अगर हम अपने देश की बात करें तो जितने भी हमारे देश में, अगर मैं जीडीपी की बात करूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो जितने भी गुड्स मतलब आर्टिकल, सामान, और जितने भी सर्विसेज, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सब सर्विस है। तो उन सब की वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। तो आईएनआर की वैल्यू क्या है, वो किससे बैक्ड है? तो आईएनआर की वैल्यू जो बैक्ड है, वो वैल्यू बैक्ड होती है गोल्ड से, बॉन्ड से, या तो फॉरेन के करेंसियों के रिजर्व से। मतलब अगर 1 रुपए छापा गया है या 1 रुपए का सिक्का मैन्युफैक्चर किया गया, तो उसके पीछे 1 रुपए का गोल्ड की बैकअप है, आप ऐसे समझिए। अब चूंकि ओरिजिन तो डिजिटल इकोनॉमी है, और इन्होंने कहा भी है कि वी आर गोइंग टू डेवलप द Web3 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम। और चूंकि ये डिसेंट्रलाइज है, तो डिसेंट्रलाइज होने के नाते ये गोल्ड के रूप में बैकअप नहीं रख सकते, क्योंकि गोल्ड फिजिबल है। गोल्ड के रूप में बैकअप रखेंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा कि ये कौन लोग हैं। तो डिजिटल रूप में ही ये बैकअप रख सकते हैं। तो कैसे रखेंगे बैकअप? ऐसी डिजिटल चीज का बैकअप रखा जाए जो कि फिजिकल चीज से बैक्ड हो। ध्यान से समझिएगा, मैं बता रहा हूँ इसको समझाने के लिए। मैं अब वापस से, आप लोग अपने मोबाइल में डैशबोर्ड ओपन कर लेंगे तो मुझे समझाना आसान होगा, क्योंकि मैं फिर से आईपैड पे जा रहा हूँ। सेशन अच्छा लग रहा है आप लोग को तो चैट बॉक्स या कमेंट में लिखें, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो चलिए समझते हैं। अगेन आईपैड में आते हैं। यहाँ पर देखें आप कि एक आईएनआर है। आईएनआर के पीछे की जो बैकिंग है वो है गोल्ड। ठीक है, अब मान लेते हैं आईएनआर का हम डिजिटल रूप बना देते हैं, ई रूपी। ठीक है, मतलब जो हमारे पास, हम ई रुपीज को भी देखते हैं। जैसे कि ई रुपीज को मैं समझाने के लिए आपको ऐसे वाला सिंबल दे देता हूँ कि ये क्या है, डिजिटल आईएनआर है। ठीक है, तो डिजिटल आईएनआर किससे बैक्ड है? डिजिटल आईएनआर बैक्ड है असली वाले आईएनआर से, जो बैंक हमको छाप के दे रही है, मान लीजिए। और ये जो आईएनआर है वो बैक्ड है किससे? गोल्ड पे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि डिजिटल आईएनआर गोल्ड पे बैक हो गए। इन द सेम मैनर, ध्यान से समझिएगा कि अगर
LGNS है, LGNS का बैकअप अगर USDT से कर दिया जाए या कोई भी फ्यूचर में स्टेबल कॉइन ए से भी होगा और भी चीजें होंगी, और अगर जो USDT है ये बैक्ड है आपका US डॉलर से और US डॉलर बैक्ड है गोल्ड से मान लेते हैं, तो एक्चुअली में LGNS जो है वो बैक्ड हो गया गोल्ड से। बात समझ आया आपको? तो जब जब LGNS मिंट होंगे, जब जब LGNS मिंट होके बाहर आएंगे, तो उसके पीछे एक USDT या डाई का बैकअप होना चाहिए। अगर ये बैकअप नहीं होगा तो ऐसे तो LGNS की संख्या कितनी भी छप जाएगी, और अगर वो संख्या कितनी भी छप जाए और उसके पीछे की बैकअप में USDT या डाई ना हो, तब तो LGNS की वैल्यू डिवैल्यूएट होकर जीरो भी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। ओरिजिन ने इस फाइनेंशियल सिस्टम को समझा। उन्होंने क्या बनाया कि जब जब LGNS छपेगी तो उसके पीछे एक USDT की बैकअप होनी चाहिए, और ये वैल्यू रिस्क फ्री वैल्यू RFV से पता चलेगी। इसीलिए जब आप डैशबोर्ड पे देखते हैं रिस्क फ्री वैल्यू, तो उसमें लगभग 1100 मिलियन के करीब की वैल्यू है, और मतलब कि RFV जो है लगभग 1100 मिलियन डॉलर पे है, और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है आपकी, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है LGNS की, वो अभी करीब 900 मिलियन है। तो इसको जब इससे डिवाइड किया जाएगा तो ये 1.2 समथिंग आ रहा है, मतलब बैक्ड है, मतलब अपने आप LGNS नहीं छप जा रही। और ये LGNS कितने तेजी से मिंट होगी इसके ऊपर APY का भी मैकेनिज्म रखता है, और ये HPY भी इससे रिलेटेड होती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि जिससे हम डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत में, क्योंकि वो बास्केट है, उस बास्केट में इन्होंने अच्छी खासी मात्रा में ट्रेजरी की बात कर रहा हूँ, अच्छी खासी मात्रा में उन्होंने फंड डाल दिया। फंड मान लेते हैं समझने के लिए 100 मिलियन फंड है, और LGNS शुरुआत में अभी मिंट होना शुरू ही हुआ है, क्योंकि ये प्री मिंटेड तो था नहीं भैया, और शुरुआत में 10,000 लोग ही मान लेते हैं, तो 10,000 लोग को, और क्योंकि 10,000 लोग के पीछे जो अभी LGNS बनने वाला है उसके पीछे मान लेते हैं समझने के लिए 100 मिलियन या 10 मिलियन या 20 मिलियन की बैकअप है। चलिए समझ लेते हैं कि 20 मिलियन का बैकअप है, तो इतना हैवी बैकअप है तो ज्यादा LGNS बड़ी मात्रा में मिल सकता है। तो शुरुआत में लोग कम हैं, तो इसलिए शुरुआत में APY ज्यादा थी, क्योंकि लोग कम थे, बैकअप ज्यादा था डॉलर के रूप में, USDT के रूप में और डिस्ट्रीब्यूशन कम पे हो रहा था, तो इसलिए APY ज्यादा था। तो इसीलिए उन्होंने 0.4% पर 8 आवर का एक अपर लिमिट लगाया, बट लोअर लिमिट उन्होंने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स है, बहुत बड़ी मात्रा में जाने लगे। जैसे कि आज मैंने देखा, आज एक अच्छा दिन है क्योंकि मैं आज देखा हूं कि 2 मिलियन होल्डर्स हो गए किसी एक डायरेक्ट सेलिंग प्रोजेक्ट के लिए, जो कि समहाउ कम्युनिटी सिस्टम में आई। इतनी बड़ी मात्रा में होल्डर्स, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसके लिए तो आप सभी लोग को पहले से अपने आप को भी बधाई देना चाहिए, और ओरिजिन को बधाई देना चाहिए कि ऐसा सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। जब वो एक कमरे में होते होंगे, देखते होंगे, ये 10 साल का मेहनत का परिणाम है। जो बैम्बू वाला मैंने स्टोरी सुनाया आपको, तो उनके 10 साल का मेहनत 2 साल में नहीं भागने वाला है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि
एक्चुअल विजन कुछ और है इनका। एक्चुअल विजन है वेब 3 का डिजिटलाइजेशन, पूरी तरह से वेब 3 का फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना। उस फाइनेंशियल इकोसिस्टम को कम समय में बड़ी मात्रा में क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक अच्छे कद पे लाने के लिए, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ मार्केट का इट ऑलरेडी बिकेम द टॉप 30 प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने कम्युनिटी सिस्टम लाया होगा। ये मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ, ये मेरा मानना है, ये मैं समझ पा रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि जिस हिसाब से सोचा है उस हिसाब से तो ये सही जा रहे हैं। अब आगे क्या, क्योंकि इन्होंने देखा कि जब प्रोजेक्ट में अच्छी खासी बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी आ जाएगी, कि लोग भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो हम बहुत ज्यादा एपीवाई नहीं दे पाएंगे। बट उसके बाद भी इतनी गजब की मैकेनिज्म डेवलप किया, इतना गजब का टरबाइन सिस्टम डेवलप किया, और उसमें जनरेशन पार्ट भी ले आया, जो मैं किसी और सेशन में बताऊंगा, कि उसके बाद भी ये एपीवाई को अराउंड 800% तक मेंटेन कर पाए भाई। 800% तक मेंटेन कर पाना मजाक बात नहीं है। बीटीसी गोल्ड ने लास्ट ईयर 60% का रिटर्न दिया है, और बीटीसी ने बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है, मतलब 2x तो नहीं हुई है बीटीसी एक साल में। अगर देखें, चलिए मतलब कि समझ लेते हैं 70 नहीं, उतना भी नहीं हुई है, 50% का रिटर्न एक मान लेते हैं, जबकि वो $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप है भाई, ये ट्रिलियन में है ये, और अभी तो ये बिलियन ही पहुंची है। 1000 बिलियन होगा तब वो ट्रिलियन कोई बनता है। इथेरियम नहीं पहुंच पाई। इथेरियम तो आपके अभी 270 की 280 बिलियन डॉलर पे है मार्केट कैप, और इथेरियम 2015 से एक्टिव है, 2015 के मिड से, और इतने कम समय में ये बिलियंस पे पहुंच गई है, और आगे की ओर बढ़ रही है ये, आगे की विजन में। तो इन्होंने एक तरह से तो डायरेक्ट सेलिंग का जो मिथ था उसको तो तोड़ दिया, कि 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 3 महीने के लिए चीजें आती हैं और फिर खत्म हो जाती है। लेकिन दुनिया तो डेमोक्रेटिक है, किसी को रोका तो जा नहीं सकता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट इस मॉडल को कॉपी किए, जैसे कि बिटकॉइन का एक मॉडल आया, कल मैंने बताया कि बिटकॉइन के मॉडल को मोनेरो ने, एक्सएमआर ने भी कॉपी किया, बट थोड़े से चेंजेस करके। क्या कि बिटकॉइन टोटली पब्लिक है एंड वी नीड प्राइवेट transactions also. That's why we will use the blockchain concept like the Bitcoin, but we will use in a private manner. That's why the birth story of the XMR. Now GCash थोड़ा सा और एडवांस के साथ आती है, कुछ और कॉन्सेप्ट को आती है वो और जीरो नॉलेज प्रूफ के साथ आती है, और वो बोलती है कि नहीं, वी आर मच मोर सुपीरियर देन द XMR। बट ओरिजिन जो है वो ये देखती है कि यार वर्ल्ड तो वेब 3 की ओर शिफ्ट हो रही है। वेब 1 के बारे में नूरैन सर ने इन्फिनिटी सॉल्यूशंस पे एक बार बताया होगा, मैंने भी कई बार बताया है, शॉर्ट में बस बता दे रहा हूँ। नॉर्मल आप केवल चीजों को देख सकते थे, जैसे कि कुछ लिखा हुआ है, वेब पेज स्टैटिक होता था वो, जैसे कि HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल, ये सब आपने पढ़ा होगा, जो एक वेबसाइट होता है, बस दिखता है, आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि PDF। Web2 जनरेशन जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं, दिस Zoom is also using the Web2 ecosystem. Why? Because right now you all are listening, I am transmitting and broadcasting the data. So it means what? It is like I am the server, you all are the clients. So it is the client server architecture, and client server architecture is the Web2 architecture. And the very advanced version of the architecture is Web3 architecture. तो ओरिजिन ने ये देखा, यार ये जो Web3 आर्किटेक्चर है यार, ये तो फाइनेंशियली पूरा वर्ल्ड को चेंज कर सकती है। और अभी ना तो मोनेरो के ऊपर उस तरीके से काम कर रही है, ना XMR उस तरीके से काम कर रही है। हम तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप कर देते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो जमीन है, वो जमीन तो इथेरियम ने तैयार करके रखा ही हुआ है, तो हम उसके ऊपर एडवांस एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो एडवांस एप्लीकेशन डेवलप करने में मैं कल आपको थोड़ी सी कुछ चीजें बताना स्टार्ट किया, जिसमें हम अनूबी तक पहुंचे। अब हम
हम अनूबी को थोड़ा सा और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अनूबी ही मात्र एक प्रोजेक्ट नहीं होगा, ओरिजिन तो उसके आगे मेटावर्स तक की बात कही हुई है, मेटावर्स एआई की बात की हुई को उन्होंने अच्छे से बताया है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ओरिजिन ने देखा कि मान लेते हैं कि यहाँ पास एक व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति हैं, मान लेते हैं ये P है और ये Q है, P और एक व्यक्ति है मान लेते हैं R है, और मान लेते हैं और भी एग्जाम्पल है S है, PQRS, ये 4 लोग हैं। अब अगर हम ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन सिस्टम को देखें तो अगर P कोई ट्रांजेक्शन करता है Q को, Q कोई ट्रांजेक्शन करता है R को, R S को, S P को, या P करता है आपके पास R को, और R मान लेते हैं करता है S को, ये जाल है, दिस इज द नेटवर्क। बट दीज ऑल ट्रांजेक्शन और TXID जो मैंने कल बताया था, ट्रांजेक्शन आईडी जो है, इस ऑल आर विजिबल। इन ट्रांजेक्शनों को कोई थर्ड पार्टी बाहर से ही देख सकता है, क्योंकि वो देख रहा है ना कि कितने मिलियंस का ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। और चूंकि 21st सेंचुरी की बात करूं तो 21st सेंचुरी में डेटा ही असली गोल्ड है। तो अगर उसके पास ये डेटा जाता है कि कौन कितने का ट्रांजेक्शन कर रहा है, इवन दैट ट्रांजेक्शन और दैट वॉलेट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, दे कैन टारगेट कि आप इस प्रोजेक्ट्स को यूज करो विद द हेल्प ऑफ वेब 2 टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा, इसको समझने के लिए आपको स्वयं का भी रिसर्च करना पड़ेगा। अगर ये चीजें पता चलती हैं कि आप इतने का ट्रांजेक्शन करते हैं, आपके वॉलेट से हो रहा है ट्रांजेक्शन, तो उस वॉलेट तक वेब 3 तक वेब 2 के माध्यम से पहुंचा जाएगा, और एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके आपको प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे और चीजें बनेंगी। इसका दूसरा दुरुपयोग भी किया सकता है, अगर उसकी आइडेंटिटी किसी दूसरे तरीके से इंटेलिजेंस का उपयोग करके, डिजिटल इंटेलिजेंस का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे पुलिस करती है, ये है CBI करती है, PI करती है, उस तरह का इंटेलिजेंस का उपयोग करके संभव पता किया जाता है कि ये क्या किया जा रहा है। तो आप तक पहुंच सकते हैं वो लोग कि इतना पैसे का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो कल को भविष्य में स्कैम्स के जो मैकेनिज्म होंगे वो बदल जाएंगे, जैसे आज भी हो रहे हैं। कॉइन्स के रूप में स्कैम हो जा रहे हैं, बिटकॉइन के रूप में स्कैम हो जा रहे हैं। कल ही आज ही मैंने न्यूज पढ़ा है, चाइना के एक ऑफिशियल ने 2018 में कुछ प्रोजेक्ट को लेके 200 से ज्यादा इथेरियम के रूप में घुस लिया था उन्होंने, और उसको बाद में इनकेस कराया गया, और एक NFT की कंपनी इसमें इन्वॉल्व थी। तो जब इस तरह से चीज होगा तो ऐसे तो लोगों की जो स्वतंत्रता है वो छीनी जाएगी, क्योंकि लोग अपनी निजी चीजों को, क्योंकि आज हम अपने देश में भी देख रहे हैं कि डेटा जो है वो प्राइवेट है। आप देखते हैं कि आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया, आपने एक क्या कहते हैं मोबाइल का सिम लिया, या आपने मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए एंजल 1 में या ज़ीरोधा में, स्टॉक मार्केट में या ग्रो में अपने आप को रजिस्टर किया, तो आपको मोतीलाल ओसवाल से भी फोन आ जाएगा, आपको एंजल 1 से भी फोन आ जाएगा कि कैसा चल रहा है आपका शेयर मार्केट का काम, कौन से SIP कर रहे हैं। ये आपके बिना मर्जी के, आपके पास जो भी सिम है जियो का या एयरटेल का, ये आपके डेटा को बेच कैसे दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि अभी हमारे देश में डेटा को लेके उतनी पावरफुल कानून नहीं बने हैं, लेकिन फ्यूचर में तो होगा ही। और अगर वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड होंगे तब तो काफी प्रॉब्लम होगा। ओरिजिन ने उसको भी सोचा कि फ्यूचर में ट्रांजैक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी प्राइवेट करना पड़ेगा। तो जो अभी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन्स हैं, लाइक BTC का ब्लॉकचेन या इथेरियम का ब्लॉकचेन या BNB का ब्लॉकचेन, ये 3 सबसे फेमस हैं। और अभी के लिए बात करूं तो सोलाना, ये सब पब्लिक ब्लॉकचेन है। तो ऐसे कैसे करें हम लोग? और दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ कि ज्यादातर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो इस इथेरियम के ऊपर डेवलप हैं। तो कुछ ऐसा चीज बनाना पड़ेगा जो इथेरियम के साथ कंपैटिबल हो। मतलब आप इसे ऐसे समझें